नमस्कार छात्रों, सेठ लंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष में अपना चैप्टर 4 बंगाल में कूटनीति और युद्ध का अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें पिछले वाले चैप्टर के अंदर यूट्यूब चैनल पर अपना जो वीडियो था उसमें अपन बंगाल की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 से प्लासी का युद्ध के बीच की बंगाल की क्या स्थिति रही उसके बारे में अध्ययन किया था। इस चैप्टर के अंदर आज अपन बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति, यानी कि बंगाल में प्लासी के युद्ध से पूर्व किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य की जो कूटनीतिक चालें स्थापित की थी, किस तरह वहाँ पर व्यापारिक रियायतें प्राप्त की थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम 1633 ईस्वी से 1663 के मध्य बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्रियां शांतिपूर्ण व्यापार हेतु स्थापित हुई थी, यानी कि उनका प्रमुख काम केवल व्यापार ही करना था। इन 1633 से 1663 ईस्वी के मध्य ये कंपनियां आराम से वहाँ के शासकों के अधीनस्थ रहते हुए व्यापार करती थी। इसमें भी सर्वप्रथम उड़ीसा के मुगल गवर्नर ने 1633 में अंग्रेज व्यापारियों को महानदी के मुहाने पर हरिपुर में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की थी। बाद में बालासोर के अंदर भी अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां स्थापित की थी। हुगली में, यानी बंगाल के अंदर जो हुगली है, वहाँ पर 1651 में अंग्रेजों ने ब्रिजमैन, एक अंग्रेज़ के नेतृत्व में वहाँ पर एक अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ से जो बंगाल का सूबेदार था, वहाँ से अंग्रेज़ों ने एक शाही फरमान जारी प्राप्त किया और अंग्रेज रेशम, चीनी का व्यापार करने लगे। अंग्रेज़ों का यह व्यापार 1657 तक चलता रहा। वैसे बंगाल में अंग्रेज़ों के प्रमुख जो केंद्र थे वो हुगली, कासिम बाज़ार और बालासोर थे। इनकी शाही कंपनियां, यानी कि हुगली की शाही कंपनी पटना में और कासिम की शाही कंपनी राजमहल में और बालासोर की शाही कंपनी ढाका में थी, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पर इनकी शाही कंपनियाँ थी। बंगाल की सारी व्यापारिक कोठियाँ सेंट फोर्ट जॉर्ज जो किला था, ये अंग्रेज़ों की एक बहुत मजबूत किला बनाया था मद्रास, उनके अधीन ये कंपनियाँ अपना कार्य करती थी। वैसे औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और अंग्रेज़ों में चुंगी को लेकर एक विवाद भी उत्पन्न हुआ था। फलतः अंग्रेज़ों ने बंगाल की किलेबंदी करनी चाहिए, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल के अंदर ही अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना साम्राज्य जमाना चाहा। अंग्रेज़ों ने हुगली में आक्रमण करके लूटपाट भी किया था, लेकिन औरंगजेब ने मुगलों को परास्त कर दिया था और उन्हें एक ज्वारग्रस्त द्वीप बंगाल की खाड़ी में वहाँ पर शरण लेना पड़ा। यहाँ से अंग्रेज़ों ने एक जोब चारनाक को समझौते के लिए औरंगजेब के पास भेजा। फिर अंग्रेज़ों और औरंगजेब के बीच में एक समझौता हो भी गया था, जिसके तहत उनको वापस बंगाल में व्यापार करने की अनुमति भी मिली थी। वैसे 1690 ईस्वी में कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख जो जोब चारनाक ने सुल्तानाटी में कोठी की स्थापना की, जो बाद में कलकत्ता के रूप में विख्यात हुआ। कंपनी की व्यापारिक सुरक्षा के क्षेत्र में, यानी कि जो अंग्रेज़ों की जो बस्तियाँ थी जहाँ से वो व्यापार करते थे, अपने परिवार के साथ वहाँ रहते थे, जो कोठियाँ स्थापित, कोठी का मतलब होता है अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जहाँ इंग्लैंड से जो सामग्री लाते थे उसको वहाँ पर रखते थे और भारत से सूती वस्त्र, जो कच्चा माल वगैरह जो भी क्रय करते थे, उसको अपनी कोठी में रखकर यहाँ से वापस लंदन ले जाते थे। इन व्यापारिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नियम और 1696 ईस्वी में वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने दिया। जबकि अंग्रेजों ने अपनी नई कोठी किलेबंदी की। कंपनी की नई किलेबंदी फैक्ट्री को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। इसके प्रशासन के लिए प्रेसिडेंट और काउंसिल की व्यवस्था की गई और सर चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूबेदार अजीमुस्सान से सुटनाटी, कालीकाटा, जिसको वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, गोविंदपुर की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के जो मुगल सूबेदार को गाँव के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़ते थे। यानी कि इन्हीं स्थानों पर जो 3 स्थान है, ये सुल्तानाटी, कालीकाट और गोविंदपुर,
इनकी 1698 में अंग्रेज़ों को जो मुग़ल सूबेदार था अजीमुस्तान, वहाँ से इनकी ज़मींदारी मिल गई थी। और यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने जो वर्तमान जो शहर है कलकत्ता वो बसाया और फोर्ट विलियम एक सुदृढ़ किलेबंदी के तहत एक किले का निर्माण किया था। अब हम देखते हैं अंग्रेज़ कंपनियों के आपसी झगड़े। ऐसा नहीं कि भारत में केवल इंग्लैंड से केवल एक ही कंपनी आई हो, जैसे कि अपन पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई हो, लेकिन जैसे से इंग्लैंड के अंदर सम्राट का शासन रहा हुआ है उस समय में कंपनियों ने अपने अलग अलग व्यापारिक क्षेत्र के रूप में बहुत सारे व्यापार में अलग अलग कंपनियां बनाई और ये अंग्रेज़ कंपनियां भारत में उनकी आपसी झगड़े भारत के अंदर भी रहे हुए हैं, जिसमें अपन प्रमुख रूप से जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन दी ईस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे ये अंग्रेज़ी कंपनियां बंगाल के व्यापार के रूप में आई थी। 1698 में जगह ये कंपनी जनरल सोसाइटी आई थी, परंतु 1707 में पुरानी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य अपने व्यापारिक एकाधिकार को कायम करने के लिए इस कंपनी से जा मिले। 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने पार्लियामेंट के एक अन्य नियम के तहत और कंपनी की कायम की जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन दी ईस्ट के नाम से की गई, किंतु इस कंपनी को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार न प्राप्त होने के कारण ये पिछड़ गई। इसके पिछड़ेपन को यानी कि भारत के अंदर ये दो कंपनियां हो गई। पहले से एक जो कंपनी व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी जनरल, ये और आगे जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन दी ईस्ट, इन कंपनियों के आपसी भारत में झगड़े भी होने लगे। जिस समय बंगाल में ये अंग्रेजी कंपनियां अपने व्यापारिक अधिकारों को अक्षुण्ण रखने का प्रयास कर रही थी, उसी समय में इंग्लैंड में इन कंपनियों के मालिक दोनों के विलय में प्रयासरत है किसी तरह कंपनियों को आपस में मिला दिया जाए। और 1708-9 ईस्वी के बीच में इन कंपनियों जितनी भी भारत में कंपनियां थी उनको सबको मिलाकर एक नया नाम दिया गया था, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट। दोनों कंपनियों के विलय के पश्चात अंग्रेज व्यापारी अब शाही फरमान प्राप्त करने का प्रयास करने लगे, यानी भारत में अंग्रेजों की कंपनी अब किसी प्रकार के कोई झगड़ा नहीं रहा उनके बीच में। अब एक ही कंपनी रह गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस कंपनी ने भारत में अब किसी तरह न किसी मुग़ल बादशाहों से शाही फरमान प्राप्त कर लिया जाए। इसके तहत औरंगजेब के समय के बाद सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल मुग़ल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय प्राप्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त बंगाल में अपना सिक्का ढालने और उसको चलाने, कलकत्ता में नज़दीक के गाँवों को खरीदने की आज्ञा की याचना की थी, परंतु वे सफल नहीं हुए थे। उसके बाद अपन देखते हैं कि मुग़ल सम्राट फर्रुखसियार का शाही फरमान। अंग्रेज़ों को जो सबसे बड़ी जो सफलता मिली थी वो फर्रुखसियार जो मुग़ल बादशाह था उसके शासनकाल में मिली थी 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में मुग़ल शासक फर्रुखसियार ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना आंतरिक चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार प्रदान कर दिए। यानी फर्रुखसियार ने केवल अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर लेना था, वो भी फर्रुखसियार को ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किसी भी प्रकार का चुंगी शुल्क नहीं देना था और उनको व्यापार करने की पूरी छूट प्रदान कर दी। साथ ही साथ उन्हें 38 गांवों को खरीदने की सुविधा भी प्राप्त होगी, किंतु इसके लिए दीवान की सहमति आवश्यक थी। इस फरमान में यह भी व्यक्त किया गया कि अंग्रेज़ कंपनी को बंगाल में शाही मुद्रणालय यानी कि अपना सिक्का जारी करने का अधिकार भी दिया जाता है। इस संधि अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई थी। इस फरमान को बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था और इसी के तहत उन्होंने अपने व्यापार में बहुत सारा लाभ प्राप्त किया, क्योंकि उसको केवल 3000 रुपये वार्षिक कर देना था, इसके बदले में कोई चुंगी नहीं देनी थी। जहाँ एक और अंग्रेज़ फर्रुखसियार के फरमान को मैग्ना कार्टा समझते थे, वही दूसरी तरफ बंगाल के नवाब इसे महज एक अस्थायी व्यवस्था मानते थे। बंगाल के नवाब ये समझते थे कि जो फर्रुखसियार ने जो फरमान जारी किया है वो अगला कोई मुग़ल बादशाह बनते ही चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका नवीनीकरण हर उस समय आवश्यक था जब कोई नया बादशाह और
नवाब पुराने बादशाह के नवाब के बदले गद्दी पर बैठे। 1717 ईस्वी के फरमान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि यह फरमान केवल कंपनी के व्यापार हेतु था। अतः कंपनी के अधिकारी इस फरमान का दुरुपयोग अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे, जबकि बंगाल के नवाब के अनुसार यह फरमान केवल कंपनी के व्यापार तक सीमित था। अतः बंगाल के नवाबों ने अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार पर चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा और उसने कंपनी को निर्देश दिया कि दस्तक यानी कि शाही व्यापार का जो फरमान था उसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। और इसी फरमान के द्वारा अंग्रेज बंगाल में अपना व्यापार करते रहे और इसी के तहत उनके आपसी झगड़े प्राप्त हुए, जो अपन अगले अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।